हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में इकोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी इन टाउन प्लानिंग के बारे में। वेलकम टू द लेसन ऑन इकोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी इन टाउन प्लानिंग। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी इन टाउन प्लानिंग एंड हाउ इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। आज लेक्चर में हम इकोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को समझेंगे कि ये एक्चुअल में दोनों टर्म्स होती क्या है और कैसे हेल्प करती है टाउन प्लानिंग में। सबसे पहले हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, और उनका जो सराउंडिंग से जो रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। इन टाउन प्लानिंग इट रेफर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित कर रही है। अगर टाउन प्लानिंग के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो इकोलॉजी को हम उस तरह से देख सकते हैं कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे आपका एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। Importance of ecology in town planning. Ecology plays a crucial role in town planning. It helps in creating sustainable urban environments that meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. जैसे मैं बात करता हूँ पेट्रोल की, आप पढ़ते होंगे पेट्रोल एक लिमिटेड है। अगर हम उसको इफेक्टिवली यूज नहीं करेंगे तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो पेट्रोल का यूज नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो एक तरह से टाउन प्लानिंग में अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो जो प्रेजेंट की कंडीशन है, जरूरत है, उनको देखते हुए फ्यूचर जनरेशन को, मतलब फ्यूचर जनरेशन की जो मीट है, उनकी जरूरतें हैं, उसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेंटेन और सपोर्ट समथिंग ओवर द लॉन्ग टर्म। इन टाउन प्लानिंग इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सिटी टू मीट द नीड्स ऑफ इट्स रेजिडेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own needs। सस्टेनेबल मतलब जैसे अपन बात करते हैं ना, सस्टेनेबल है कि यार बहुत लंबे टाइम तक ये चलेगा, है ना। तो सस्टेनेबिलिटी को हम बोल सकते हैं, जैसे हम बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग सस्टेनेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो सस्टेनेबल मतलब आप बोल सकते हो जैसे इन्वायरमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं उनका यूज करते हुए आपको अपनी जो भी एनवायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी चीजें आप क्रिएट कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में काम करनी चाहिए। ठीक है, it is referred to ability of a city to meet the needs of its resident without compromising the ability of future generation to meet their own needs। मतलब इसका मतलब है कि आपकी जो सिटी है उसकी जो अभी की जो जरूरत है वो खुद ही उस जरूरतों को पूरा कर ले, है ना। और आपको आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी जो नीड्स है उससे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। Importance of sustainability. Sustainability is critical to town planning because it helps to ensure that the urban environment is designed and developed in a way that promotes long-term viability, resilience and livability। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करती है इंश्योर करने में कि जो अर्बन एनवायरनमेंट हम डिजाइन कर रहे हैं वो प्रमोट करे लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को, रेजिलियंस को और लिवेबिलिटी को। वहां पर रहने योग्य होना चाहिए। जो भी भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा, अर्थक्वेक हो गया, आपका बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रही है, तो उस केस को जो है वहां पर वो उसके साथ विदस्टैंड रहे और वहां पर जो लोग हैं उनकी लिवेबिलिटी इंक्रीज हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दे आर ए सेट ऑफ 17 goals of 169 target that cover a range of economic, social and environmental issues। सस्टेनेबल गोल्स के बारे में हम आगे हमारे लेक्चर्स में पढ़ेंगे आगे पूरा का पूरा। तो जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने 17 गोल्स डिसाइड किए हैं जिससे सस्टेनेबिलिटी को क्रिएट किया जाए। Town planning plays a crucial role in achieving the sustainable development goal. For example, sustainable urban development can help to reduce poverty। poverty जो reduce poverty है ये भी उनका एक गोल है। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना ये भी उनका एक गोल है। कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज जो है इसका भी गोल है। तो इन सब में अगर हम अर्बन एनवायरनमेंट को अच्छे से डेवलप करें, सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करें तो हम गरीबी मिटाने में, इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज में हेल्प कर सकते हैं। Sustainable urban design. Sustainable urban design is an approach to town planning that focuses on creating sustainable, healthy, and livable urban environments. It involves designing cities that are energy efficient, environmentally friendly, socially inclusive, and economically viable। तो मैंने आपको बताया कि हमें ऐसी ही सिटी प्रिपेयर करनी है जो एनर्जी इफिशिएंट हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, सोशली इंक्लूसिव हो और इकोनॉमिकली वायबल हो। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डिजाइन के क्या क्या प्रिंसिपल है? पहला है कॉम्पैक्ट एंड मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, सेकंड है एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड है रिसोर्स एफिशिएंसी, फोर्थ है ग्रीन स्पेस एंड बायोडायवर्सिटी,
फिफ्थ सोशल एंड कल्चरल वाइब्रेंसी, और फिफ्थ सिक्स्थ है रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है कॉम्पैक्ट एंड मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। कॉम्पैक्ट एंड मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट इज एन अर्बन डिजाइन अप्रोच दैट एम्फसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट लैंड यूजेस एट क्रिएशन ऑफ कॉम्पैक्ट वॉकेबल एंड ट्रांजिट फ्रेंडली नेबरहुड्स, है ना। हमें जो हमारा डेवलपमेंट करना है वो कॉम्पैक्ट मतलब कम जगह में, और मिक्स्ड यूज मतलब हर टाइप के जो लोग हैं वहां पर रहे। मिक्स्ड यूज का मतलब यहाँ पर रेजिडेंशियल भी हो, कमर्शियल भी हो, है ना, और बोलते हैं आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जो पार्क्स प्लेग्राउंड ये भी अवेलेबल होने चाहिए, है ना। जो ट्रांजिट जो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो भी, जैसे आप रेजिडेंस बाहर निकले तो यहाँ से आपका ट्रांजिट फ्रेंडली नेबरहुड्स जो अपन बोल सकते हैं कि आपके पास में आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन मिल जाए। Efficient transportation is critical to sustainable urban design. It involves the development of transportation system that is safe, reliable, affordable and environmental friendly. तो जो आपकी सिटी बस है, ठीक है, तो आपका घर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है, आप फटाफट आपके घर से कोई 10 कदम दूरी पर ही अगर मान लीजिए सिटी कदम या विद इन 100 मीटर के अंदर आपको सिटी बस मिल जाती है या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, तो आप उसकी सहायता से अपने जो ऑफिस है वहां पर इजीली पहुंच सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप सेफ भी रहेगा, कॉस्ट भी उसकी कम होगी और एनवायरमेंट को भी फायदा होगा। रिसोर्स एफिशिएंसी की बात करें, रिसोर्स एफिशिएंसी इज द एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, एनर्जी एंड मटेरियल्स। सस्टेनेबल अर्बन डिजाइन एम्स टू रिड्यूस रिसोर्स कंजप्शन एंड वेस्ट जनरेशन। तो जो सस्टेनेबल अर्बन डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये फोकस करता है किसके ऊपर, आपको जो नेचुरल रिसोर्सेज है सच एज वाटर हो गया, एनर्जी हो गई, मटेरियल हो गए, इनका जो यूज है वो एफिशिएंटली करना है और कम करना है, ठीक है। और वेस्ट जनरेशन को भी कम करना है और जो वेस्ट है उसको वापस से रीयूज करना है। तो जो आपके रिसोर्स हैं उनको आपको इफेक्टिवली यूज करना है ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को उनकी जो बेसिक नीड्स है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। Green space and biodiversity. Green space and biodiversity are critical to sustainable urban design. They help to improve air, water quality, reduce the urban heat and island effect, and provide habitats for wildlife. तो जो जंगली जंतु हैं उनके लिए घर प्रोवाइड करते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट अभी अपन पढ़ने वाले हैं थोड़े, है ना, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो इसको भी ये रिड्यूस करता है, वाटर क्वालिटी को बढ़ाता है, एयर क्वालिटी को इंक्रीज करता है। तो हमें हमारी सिटी जो है उसके आसपास में ग्रीन स्पेसेस को डेवलप करना चाहिए और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। Social and cultural vibrancy. Social and cultural vibrancy is essential to sustainable urban design. It involves creating a sense of community, promoting social equity and preserving cultural heritage of the city. तो जो सिटी के अंदर कल्चरल हेरिटेज है और सोशल बोल सकते सोशली जो एक्टिविटी है उनको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, इससे इक्विटी बढ़ती है और कल्चरल हेरिटेज को भी हमने प्रिजर्व करना चाहिए। Resilience and adaptability. Resilience and adaptability are two important concepts that are increasing being recognized as essential for addressing the challenges of our rapidly changing world, including those related to climate change, urbanization, and social and economic inequality. तो मैंने बताया रेजिलियंस और एडेप्टिबिलिटी की बात करें तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे के वैसे जो बोल सकते हैं कि आप एनवायरनमेंट भी आपका चेंज हो रहा है। जहां पर पहले फ्लड्स नहीं आती थी, जहां पहले अर्थक्वेक नहीं आते थे, उन एरिया में भी अब फ्लड्स और अर्थक्वेक आने लगे हैं। तो हमारा जो अर्बन का डिजाइन है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि वो उसके स्ट्रक्चर सारे के सारे रेजिलेंट होने चाहिए, किसी भी टाइप के इम्पैक्ट को वो कैरी कर सकें, झेल सकें, है ना। एंड जो क्लाइमेट चेंज है, अर्बनाइजेशन है, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, उसको भी वो रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी। क्या क्या एग्जांपल है? रेजिलियंस इन एक्शन इंक्लूड एफर्ट्स टू डेवलप ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए ताकि जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आए उसमें मिनिमम आए। द यूज ऑफ कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच टू एड्रेस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो हमें कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच का साथ एड्रेस करना चाहिए। सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कम्युनिटी जो कम पुअर लोग हैं उनको अलग अलग तरीके से हेल्प कर सकती है। एंड द प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन। तो जो इनोवेटिव है एंड इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग डिजाइन है इनको हमें प्रमोट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल टाउन प्लानिंग, क्या क्या प्रिंसिपल है? इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल टाउन प्लानिंग एम टू अचीव बैलेंस बिटवीन बिल्ट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली बात है, इकोलॉजिकल और सस्टेनेबल टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये नेचुरल और बिल्ट और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच एक तरह से हमें सामंजस्य या एक बैलेंस बिठाना है।
द प्रिंसिपल फॉर इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल टाउन प्लानिंग इंक्लूड, पहला है कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो आपके सराउंडिंग के नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, झील हो गई, पेड़ हो गए, आपके वाइल्ड लाइफ हो गई, सेंचुरीज हो गई, ठीक है, पार्क्स हो गए, तो इनको हमें कंजर्व करना है। रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड वेस्ट, वेस्ट हमें कम से कम जनरेट करना है, पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और वॉकिंग को एनकरेज करना है। प्रमोटिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल आरईएस को, रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज हैं, सन हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, इनको प्रमोट करना है। एनकरेजिंग ग्रीन स्पेस एंड बायोडाइवर्सिटी, तो ग्रीन स्पेस जो अपने सराउंडिंग में है, पार्क है, गार्डन्स है, जंगल है, उनको हमें एनकरेज करना है। एनकरेजिंग मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट टू रिड्यूस कम्यूटिंग, है ना, आपके घर के पास में सारी चीजें अगर अवेलेबल हो जाएगी तो आपको ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा, उससे एनवायरमेंट का जो इम्पेक्ट है, पोल्यूशन कम होगा और एनवायरमेंट को फायदा मिलेगा। इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, जब आप बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो और कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन प्रैक्टिसेस को हमें हमारे कंस्ट्रक्शन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। Benefits of ecological sustainable town planning. Ecological sustainable town planning has numerous benefits including, पहला क्या फायदा होता है, एयर और वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन भी रिड्यूस हो जाएगा, क्वालिटी हेल्थ और वेलबींग अच्छी होगी पब्लिक की, इनहेंस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कम्युनिटी कोहेजन, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, लोगों के बीच में समन्वय अच्छा होगा। इंक्रीज इकोनॉमिक रेजिलियंस, जो पैसों वाइज जो रेजिलियंस है लोगों के बीच में, है ना, मतलब सॉरी, इकोनॉमिक रेजिलियंस मतलब इकोनॉमिकली लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। इनहेंस्ड बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, जो बायोडाइवर्सिटी है और जो अपना इकोसिस्टम है उसको अच्छा होगा, इनहेंस्ड हो जाएगा। सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस इंक्लूडिंग यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, क्या क्या हमें कुछ प्रैक्टिसेस है उनका ध्यान रखना है, जो इको फ्रेंडली मटेरियल है उनका हम यूज करें। एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन यूज करें, सच एज पैसिव सोलर डिजाइन एंड नेचुरल वेंटिलेशन का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर पैनल्स का हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज कर सकते हैं। वाटर एफिशिएंट डिजाइन बनना चाहिए, सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड लो फ्लो फिक्सचर्स का हमें यूज करना चाहिए कि जो नल में हम पानी का फ्लो है वो मिनिमम रहे, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे घरों के आसपास होनी चाहिए। वेस्ट रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सच एज रिसाइकलिंग एंड कंपोजिटिंग, तो हम जो हमारे पास जो वेस्ट जनरेशन है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसका कंपोस्ट बनाने में भी यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ ग्रीन रूफ्स एंड वॉल्स फॉर इंसुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, तो आजकल जैसे वॉल गार्डन का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, तो जो ग्रीन रूफ और वॉल्स को हम इंसुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी में भी हेल्प कर सकते हैं। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की बात करें, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस रेजिलेंस ऑन प्राइवेट कार्स एंड एनकरेज यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग एंड वॉकिंग। इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आपकी सिटी का जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, ठीक है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो जाएं और वो इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंच सके। इनकरेजिंग साइकिलिंग एंड वॉकिंग बाय प्रोवाइडिंग डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइकिलिंग और वॉकिंग को आप प्रोवाइड कर सकते हो, एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आपका ये रोड है, ठीक है, तो उसके साइड में आपने पर्टिकुलरली एक साइकिल लेन आपने प्रोवाइड कर दी, फुटपाथ आपने अच्छे से प्रोवाइड कर दिया, है ना, तो ये डेडिकेटेड लाइन प्रोवाइड कर दी, तो इससे क्या है कि लोगों को इजी हो जाएगा। प्रमोटिंग कार पूलिंग एंड कार शेयरिंग को आप प्रमोट कर सकते हो, आप लोगों को एजुकेट करो कि आप एक ही जगह से, अगर एक कंपनी में 4 लोग आ रहे हैं तो आप एक एक दिन अलग अलग चारों की एक एक कार लेके आओ, 4 अलग अलग कार लेके मत आओ। इम्प्लीमेंटिंग कंजेशन चार्जिंग स्कीम्स इन सिटी सेंटर्स, है ना, अगर जो लोग कंजेशन जनरेट करेंगे या कंजेशन में बने जो आपका सिटी सेंटर है वहां पर कंजेशन किसी कारण हो रहा है तो कुछ अपन चार्ज ले सकते हैं, पार्किंग के लिए अलग अलग चार्ज ले सकते हैं। इनकरेजिंग दी यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, तो लोगों को हमें इस तरह से इंकरेज कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल यूज करो जो दोनों मोड पर चल सके। ग्रीन स्पेस एंड बायोडाइवर्सिटी आर एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल, पहला क्रिएटिंग क्या क्या मतलब स्ट्रेटेजीज है टू प्रमोट ग्रीन स्पेस एंड बायोडाइवर्सिटी, पहला है क्रिएटिंग पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन, हमें पब्लिक पार्क्स और गार्डन में क्रिएट कर सकते हैं। इनकरेजिंग द यूज ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी गार्डन्स, तो अर्बन एग्रीकल्चर और कम्युनिटी गार्डन्स का हम बढ़ावा दे सकते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ग्रीन रूफ एंड वॉल्स को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, नेचुरल हैबिटेट्स है, पार्क्स है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनकरेजिंग द यूज ऑफ नेटिव प्लांट्स एंड ट्रीज, जो पहले से अवेलेबल प्लांट्स और ट्रीज हैं उनको हम यूज कर सकते हैं और उनको रक्षा कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल टाउन प्लानिंग, क्या क्या एग्जाम्पल है,
सबसे पहला एग्जांपल है वुबान जर्मनी का है, कार फ्री नेबरहुड विद ए फोकस ऑन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड ग्रीन स्पेस। उन्होंने क्या किया कि कार फ्री नेबरहुड, अपने आस पड़ोस के एरिया को कार फ्री कर दिया और सब लोगों को प्रमोट किया कि आप सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करें। मजदर सिटी यूए, जीरो कार्बन सिटी विद फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन। ठीक है, तो जीरो कार्बन सिटी जो है यूएई ने मैसेडर को जीरो कार्बन सिटी बना दिया है और इन्होंने मेन फोकस किया है रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन पे। क्यूरिटिबा ब्राजील सिटी विद फोकस ऑन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ग्रीन स्पेस एंड वेस्ट रिडक्शन। तो इन्होंने ब्राजील वालों ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पे फोकस किया, ग्रीन स्पेसेस को बढ़ावा दिया और वेस्ट रिडक्शन पे फोकस किया। स्टॉकहोम स्वीडन सिटी विद फोकस ऑन सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ग्रीन स्पेसेस। ठीक है, सभी लोगों ने एक तरह से सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को अपनाया है और बिल्डिंग डिजाइन और ग्रीन स्पेसेस पे फोकस किया। कंक्लूजन की बात करें, इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल टाउन प्लानिंग आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग लिवेबल एंड रेजिलिएंट सिटीज एंड टाउन by incorporating principles such as sustainable building design, sustainable transport, green spaces, biodiversity, we can create healthy and vibrant environment for generation to come। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा इकोलॉजिकल और सस्टेनेबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।